नमस्कार। आज हम समय में बहुत बहुत पीछे चल रहे हैं। उस दौर में जब हमारे पुरखों ने लिखना भी नहीं सीखा था। हाँ बिल्कुल, मतलब एकदम शुरुआत में। ये सिर्फ राजा रानियों या सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि इंसान कैसे बना, कैसे जिया और कैसे उसने मतलब पहली बस्तियां बसाईं, सभ्यताएं बनाईं। सही कहा। इंसान की अपनी कहानी, उसके रोजमर्रा के जीवन की। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो हमें पत्थर के औजारों से लेकर सिंधु घाटी के उन शानदार शहरों तक ले जाते हैं। हमारा मकसद है इस सामग्री से वो जरूरी बातें और दिलचस्प नुक्ते निकालना जो हमें शुरुआती इंसानी विकास, खेती कैसे शुरू हुई और भारत के पहले शहर कैसे बने, ये समझने में मदद करें। बिल्कुल, एक सफर है ये। तो चलिए इतिहास के इस फैसिनेटिंग पन्ने को खोलते हैं। लेकिन पहला सवाल जो शायद सबके मन में आता है, जब कुछ लिखा ही नहीं गया था तो हम उस जमाने के बारे में आखिर जानते कैसे हैं, क्या जरिया है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही बुनियाद है। हाँ, देखिए, ये प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिक एज वो समय था जब लिखित रिकॉर्ड थे ही नहीं। बिल्कुल। तो जानकारी का जो खजाना है वो आता है पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी से। यानी खुदाई से मिली चीजें। हाँ, जमीन की खुदाई में मिले पत्थर के औजार, गुफाओं में बने चित्र, जैसे भीमबेटका का नाम सुना होगा आपने। हाँ, भीमबेटका, वो तो यूनेस्को साइट भी है। कमाल की पेंटिंग्स हैं वहाँ। बिल्कुल। फिर जानवरों और इंसानों की हड्डियां, पुराने मिट्टी के बर्तन और उन जगहों के निशान जहां वो रहते थे। हाँ, ये सब पहेली के टुकड़ों की तरह हैं। अच्छा। और ये समझना जरूरी है कि पुरातत्व ही उस लाखों साल लंबे अनजाने अतीत को जानने का हमारा लगभग कह सकते हैं इकलौता जरिया है। इतने लंबे दौर को समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे बांटा है। पहले पाषाण युग, स्टोन एज, पत्थर का जमाना। हाँ, पत्थर का जमाना। इसके भी 3 हिस्से हैं, पुरापाषाण, पैलियोलिथिक, फिर मध्यपाषाण, मेसोलिथिक और नवपाषाण, नियोलिथिक। ठीक है। इसके बाद आता है ताम्रपाषाण युग, चैल्कोलिथिक एज, जब तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ। पत्थर के साथ तांबा। हाँ बिल्कुल। और फिर लौह युग, आयरन एज। ये जो बंटवारा है ये दिखाता है कि कैसे इंसान धीरे धीरे बदला। शिकारी संग्राहक से, मतलब जो सिर्फ शिकार करके और चीजें इकट्ठा करके जीता था। हाँ, हंटर गैदरर जिसे कहते हाँ हैं। बिल्कुल। उससे वो खाना उगाने वाला बना, फूड प्रोड्यूसर, और फिर कैसे ज्यादा जटिल ऑर्गेनाइज्ड समाज बने। तो शुरुआत सबसे पुराने वाले से करते हैं, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। ये सबसे लंबा दौर था। सोचिए, करीब 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। बाप रे, 20 लाख साल। हाँ, बहुत लंबा समय। इस समय के इंसान भी आज जैसे नहीं थे। पहले होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस और काफी बाद में हम जैसे होमो सेपियंस आए। अच्छा, और औजार कैसे थे इनके? औजार बहुत सीधे साधे थे। खुरदुरे पत्थर के टुकड़े जिन्हें वो शायद काटने छीलने के लिए इस्तेमाल करते थे। हाथ की कुल्हाड़ियां मिली हैं, हैंड एक्सेस, क्लीवर मिले हैं। मतलब भारी भरकम पत्थर के औजार। हाँ, ज्यादातर भारी, और जिंदगी पूरी तरह खाना बदोश, मतलब एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। जहाँ खाना मिला वहाँ चले गए। बिल्कुल। शिकार और जंगल से कंदमूल, फल फूल इकट्ठा करके गुजारा करते थे। और ठिकाने कहाँ मिलते हैं इसके सबूत ज्यादा? मुख्य ठिकाने थे सोअन घाटी, जो अब पाकिस्तान में है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, नर्मदा घाटी। इन जगहों पर इनके औजार मिले हैं। और भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र हैं वो भी इसी टाइम के हैं। हाँ, भीमबेटका के कुछ सबसे पुराने चित्र पुरापाषाण काल के माने जाते हैं, जिनमें शिकार के दृश्य हैं। अच्छा। ये शुरुआती औजार उनकी जरूरतें दिखाते हैं। शिकार करना, मांस काटना, जानवरों की खाल छीलना, शायद जड़ों को खोदना। और भीमबेटका की कला सिर्फ दीवारों पर लकीरें नहीं हैं, वो उस समय के इंसानों की सोच, उनके समाज, उनकी दुनिया को समझने की एक खिड़की है। कि वो क्या देखते थे, क्या सोचते थे। हाँ, क्या चीजें उनके लिए जरूरी थीं। ठीक है, तो पुरापाषाण के बाद जाहिर है चीजें बदली होंगी। अगला पड़ाव क्या था? अगला पड़ाव था मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। ये करीब 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक का समय है। इसे एक बदलाव का, एक ट्रांजिशन का दौर माना जाता है। ट्रांजिशन कैसे? इस समय के औजार थोड़े अलग थे। अब मिले माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मतलब? माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर। बहुत छोटे नुकीले पत्थर के ब्लेड जैसे औजार, पुरापाषाण के भारी औजारों से काफी अलग। अच्छा, छोटे क्यों? शायद ये ज्यादा बारीक कामों के लिए थे, या हो सकता है इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थों में लगाकर ज्यादा अच्छे हथियार
जैसे भाले या तीर या चाकू जैसे कॉम्पोजिट टूल्स बनाते हों। ओह, मतलब ज्यादा एडवांस टेक्निक। हाँ, तकनीक में सुधार था। और यहीं एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई। क्या? इंसान ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, इसी मध्य पाषाण काल में। अरे वाह, तो कुत्ता हमारा सबसे पुराना दोस्त है। कह सकते हैं, शायद शिकार में मदद या रखवाली के लिए। और गुफाओं की पेंटिंग? वो भी थोड़ी और बेहतर हुई, ज्यादा डिटेल्ड। अब सामूहिक नाच गाने, शिकार के ज्यादा जटिल दृश्य दिखने लगे। जिंदगी भी पूरी तरह खानाबदोश नहीं रही, थोड़ी बहुत टिकने लगी थी, जिसे अर्ध खानाबदोश कह सकते हैं। मतलब पूरी तरह गांव नहीं बसे थे, पर भटकना थोड़ा कम हुआ। हाँ, ये छोटे छोटे बदलाव ही अगले बड़े पड़ाव की जमीन तैयार कर रहे थे। और वो अगला बड़ा पड़ाव था नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। बिल्कुल, लगभग 8000 से 4000 ईसा पूर्व। और इसे सच में एक क्रांति कहा जाता है, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। क्रांति? क्यों, क्या हुआ ऐसा? यहीं पर इंसान ने खेती करना सीखा। ये सबसे बड़ा बदलाव था। खेती यानी फसल उगाना? हाँ, पहली बार गेहूं, जौ, चावल जैसी फसलें उगाई जाने लगीं। और साथ ही पशुपालन भी बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। गायें, बैल, भेड़, बकरी पालने लगे। तो अब खाने के लिए सिर्फ शिकार या जंगल पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। सही। और इसका नतीजा क्या हुआ? लोग अब शिकारी की तरह भटकने के बजाय एक जगह गांव में बसने लगे। स्थायी जीवन। अच्छा, तो गांव बसने शुरू हुए इस दौर में? हाँ, मिट्टी के घर बने, अनाज जमा करने के लिए भंडार बनाए गए, मिट्टी के बर्तन बनने लगे, पहले हाथ से, फिर चाक का इस्तेमाल करके। पॉटर्स व्हील भी इसी दौर की देन है। कमाल है। और इसके सबूत कहाँ मिलते हैं? सबसे अहम जगहों में से एक है मेहरगढ़, जो अब बलूचिस्तान में है। वहाँ खेती और पशुपालन के सबसे पुराने सबूत मिले हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में। मेहरगढ़, ओके। फिर कश्मीर में बुरझोम जैसी जगहें हैं, जहाँ जमीन में गड्ढे खोदकर घर बनाते थे। पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं उन्हें। गड्ढे वाले घर जमीन के अंदर? हाँ, और वहाँ इंसानों के साथ कुत्तों को भी दफनाने के सबूत मिले हैं। अच्छा। कुछ जगहों पर बड़े बड़े पत्थर खड़े करने का भी रिवाज शुरू हुआ, जिन्हें महापाषाण या मेगालिथ कहते हैं। ये शायद स्मारक या कब्रों के निशान थे। तो नवपाषाण काल मतलब खेती, पशुपालन, गांव, बर्तन, पहिया, सब कुछ बदल गया। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये क्रांति बुनियादी थी। खेती का मतलब था भोजन का अधिशेष, सरप्लस, जरूरत से ज्यादा खाना। हाँ, और इसी अधिशेष ने स्थायी जीवन को संभव बनाया। लोग टिके तो जनसंख्या बढ़ी। पेट भरने की चिंता थोड़ी कम हुई तो लोगों के पास दूसरे काम करने का समय मिला। जैसे बेहतर औजार बनाना, कपड़े बुनना, बर्तन बनाना, यानी शिल्पकारी का विकास हुआ। संपत्ति का आइडिया आया, समुदाय का मतलब बदला। यही वो नींव थी जिस पर आगे शहर और सभ्यताएं बनी। ये तो वाकई क्रांति थी। हाँ, और ये सिर्फ एक जगह नहीं, उत्तर पश्चिम से लेकर कश्मीर, गंगा घाटी, दक्षिण भारत तक अलग अलग जगहों पर लोगों ने इसे अपनाया। ठीक है, तो नवपाषाण के बाद क्या आता है? इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आया, ताम्र पाषाण काल, चैल्कोलिथिक एज। ताम्र यानी तांबा? हाँ, ताम्र मतलब तांबा और पाषाण मतलब पत्थर। ये वो दौर था लगभग 4000 से 1500 ईसा पूर्व का, जब इंसान ने पहली बार पत्थर के औजारों के साथ साथ धातु का इस्तेमाल शुरू किया, और वो पहली धातु थी तांबा। अच्छा, तो अब मेटल आ गया। हाँ, पर पत्थर अब भी चल रहा था। तांबा शायद बहुत ज्यादा नहीं मिलता था या महंगा था। समाज अभी भी मुख्य रूप से गांव में रहने वाले किसान और पशुपालक ही थे। शहर नहीं बने थे अभी? नहीं, बड़े शहर नहीं। लेकिन इस दौर में भारत के अलग अलग हिस्सों में अपनी खास पहचान वाली संस्कृतियां पनपी। जैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार बनास संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। इनकी पहचान अक्सर इनके खास तरह के मिट्टी के बर्तनों से होती है। बर्तनों से कैसे? हर संस्कृति के बर्तन बनाने का स्टाइल, उन पर की गई चित्रकारी अलग थी। जैसे काले और लाल रंग के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर, या खास डिजाइन वाले चित्रित बर्तन। ये दिखाता है कि लोग अपने लोकल माहौल के हिसाब से ढल रहे थे। रीजनल कल्चर डेवलप हो रहे थे। बिल्कुल। और जानकारी ये भी इशारा करती है कि शायद इसी दौर में समाज में थोड़ी ऊंच नीच,
मतलब सामाजिक स्तरीकरण की शुरुआत भी हुई। वो कैसे पता चलता है? कुछ कब्रों में दूसरों के मुकाबले ज्यादा सामान मिला है, जिससे लगता है कि शायद कुछ लोग ज्यादा अमीर या ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते थे। अच्छा, और ये संस्कृतियां कब तक चली? इनका समय अलग अलग रहा, पर कई ताम्रपाषाण बस्तियां बाद में खत्म भी हो गईं, शायद सूखे की वजह से या जमीन खराब होने से। ये दिखाता है कि शुरुआती खेती वाले समाज क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों के प्रति काफी संवेदनशील थे। तो ये दौर मुख्य रूप से दक्कन, मध्य भारत, पश्चिमी भारत में था? हाँ, ज्यादातर। ये दिखाता है कि तकनीक धातु कर्म तो आई, पर समाज अभी भी ज्यादातर ग्रामीण ही था। और फिर आया लोहा, आयरन एज। हाँ, इस शुरुआती सफर में अगला बड़ा पड़ाव था लौह युग, आयरन एज। ये लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ और कई सदियों तक चला। और लोहा आते ही सब बदल गया होगा। सुना है लोहा बहुत इम्पैक्टफुल था। बिल्कुल। जानकारी बताती है कि लोहे की खोज और इस्तेमाल एक असली गेम चेंजर था। इसने तांबे या कांसे की तुलना में समाज को कहीं ज्यादा नाटकीय रूप से बदला। क्यों? क्या खास था लोहे में? दो मुख्य बातें। एक, लोहा प्रकृति में तांबे या कांसे, जो टिन और तांबे का मिक्सचर है, से कहीं ज्यादा आसानी से और ज्यादा मात्रा में मिलता था। ओके, मतलब सस्ता और ज्यादा अवेलेबल। हाँ, और दूसरा, लोहा ज्यादा मजबूत और टिकाऊ था। इससे खेती के लिए बहुत बेहतर औजार बने, जैसे लोहे के फाल वाला हल। इससे गहरी जुताई करके जमीन को ज्यादा उपजाऊ बनाना मुमकिन हुआ, खासकर गंगा के मैदानों की सख्त जमीन पर। तो खेती का प्रोडक्शन बढ़ गया होगा। जाहिर है, और युद्ध के लिए भी ज्यादा कारगर हथियार बने। बेहतर खेती से अनाज ज्यादा हुआ, जनसंख्या और तेजी से बढ़ी, और इसी मजबूत नींव पर नए शहर और राज्य बने होंगे। बिल्कुल, आगे चलकर बड़े राज्यों, महाजनपदों और नए शहरों का उदय हुआ, जिसे भारत का दूसरा शहरीकरण कहते हैं। पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। हाँ, दूसरा शहरीकरण। और लोहे का असर कहाँ-कहाँ फैला? लगभग पूरे उपमहाद्वीप में, पर खासकर गंगा के मैदानों में इसका असर बहुत गहरा था। और दक्षिण भारत में? वहां भी कुछ खास था इस दौर का? हाँ, दक्षिण भारत में इस समय की एक खास पहचान है बड़े बड़े पत्थरों से बने कब्रिस्तान, मेगालिथिक ब्यूरल्स कहते हैं इन्हें। मृतकों को दफनाने के बाद कब्र के चारों ओर बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। अच्छा, तो ये थी कहानी पत्थर से लोहे तक की, शिकारी जीवन से गांव और खेती तक। हाँ, और अब हम आते हैं उस भव्य चरण पर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या आईवीसी। और पर 2600 से 1900 ईसा पूर्व बताती है, यानी आज से लगभग 4500 साल पहले। हाँ, और ये भारत की पहली शहरी सभ्यता थी, और ये तब फल फूल रही थी जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में सुमेरियन सभ्यता थी। मतलब ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। तो चलिए इसके रहस्यों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहली बात, किसी सभ्यता को शहरी क्यों कहते हैं? क्या चीज उसे गांव से अलग बनाती है? सिंधु घाटी के मामले में जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है इनकी शहरी योजना, अर्बन प्लानिंग। प्लानिंग मतलब? इनके शहर ऐसे ही बेतरतीब नहीं बस गए थे, वो प्लान करके बसाए गए थे। सड़कें सीधी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जैसे आजकल की ग्रिड प्लानिंग होती है। अरे वाह, ग्रेट पैटर्न। हाँ, और घरों से गंदा पानी निकालने के लिए नालियां बनी थीं, और कमाल की बात यह है कि नालियां ढकी हुई होती थीं। सफाई का इतना ध्यान। ढकी हुई नालियां उस जमाने में, ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल, ज्यादातर शहरों में दो हिस्से होते थे, एक ऊंचा टीला जिसे गढ़, सिटाडेल कहते हैं, ये शायद किले बंद होता था और यहाँ शासक वर्ग या जरूरी इमारतें होती होंगी। अच्छा, एक किला जैसा। हाँ, और दूसरा निचला शहर, लोअर टाउन, जहाँ आम लोग रहते थे। ये सब उस जमाने के हिसाब से इंजीनियरिंग और संगठन का एक अद्भुत लेवल दिखाता है। कौन से शहर थे इनके बड़े? सबसे मशहूर है हड़प्पा, जहाँ पहली बार खुदाई हुई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। फिर मोहनजोदाड़ो, जो शायद सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला। हाँ, फिर गुजरात में धोलावीरा और लोथल है, राजस्थान में कालीबंगन है। ये कुछ बड़े नाम हैं। और इनकी अपनी खासियतें भी थीं, जैसे आपने धोलावीरा और लोथल का जिक्र किया था। हाँ, धोलावीरा अपनी पानी बचाने की व्यवस्था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है। कच्छ का इलाका सूखा है, तो वहां उन्होंने बारिश का पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े जलाशय, रिजर्वॉयर्स बनाए थे। कमाल की इंजीनियरिंग। और लोथल एक जरूरी बंदरगाह शहर था। वहां एक ढांचा मिला है जिसे जहाजों के रुकने की जगह यानी डॉकयार्ड माना जाता है। एक पोर्ट सिटी।
तो व्यापार भी खूब होता होगा। बिल्कुल, ये खासियतें दिखाती हैं कि ये लोग सिर्फ प्लानर नहीं थे, बल्कि अपने माहौल की चुनौतियों का सामना करना और मौकों का फायदा उठाना भी जानते थे। व्यापार की बात करें तो अंदरूनी व्यापार तो होता ही होगा। हाँ, अलग-अलग जगहों पर बनी चीजें, जैसे कहीं पत्थर के मन के बनते थे, कहीं शंख की चूड़ियां, वो दूसरी जगहों तक पहुंचती थीं। और इसमें एक कमाल की बात थी, बाट और माप, वेट्स एंड मेजर्स। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे इतने बड़े इलाके में एक जैसे बाट और माप इस्तेमाल होते थे और ये अक्सर चमक पत्थर, छोट के बने होते थे और एक खास अनुपात पर आधारित थे, 1, 2, 4, 8, 16, 32, एक बाइनरी सिस्टम जैसा। 16 का अनुपात शायद ज्यादा चलता था। हाँ, लगता है। सोचिए, आज से 4,500 साल पहले इतना मानकीकरण। स्टैंडर्डाइजेशन, ये तो किसी मजबूत सिस्टम की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल, या तो कोई केंद्रीय सत्ता थी या व्यापार के नियम इतने पक्के थे कि सब मानते थे। और सिर्फ अंदरूनी नहीं, विदेशी व्यापार भी होता था। विदेश व्यापार किसके साथ? खासकर मेसोपोटामिया के साथ। इसके पक्के सबूत हैं। मेसोपोटामिया की खुदाई में हड़प्पा की बनी मोहरें मिली हैं। सील्स, वो जिन पर जानवरों की तस्वीरें होती है। हाँ, वही। और शायद यहाँ से कपास, मनके, हाथी दांत, लकड़ी वगैरह भेजते थे और वहां से सोना, चांदी या लैपिस लाजुली जैसा कीमती पत्थर मंगाते होंगे। तो ये दुनिया से जुड़े हुए थे, अलग थलग नहीं थे। बिल्कुल नहीं, उस समय की अंतर्राष्ट्रीय दुनिया का एक अहम हिस्सा थे। जाहिर है, इतनी बड़ी शहरी सभ्यता का आधार खेती और पशुपालन रहा होगा। क्या उगाते थे ये लोग? मुख्य फसलें थीं गेहूं, जौ, दालें, राय, सरसों, तिल और कपास। कपास, हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, दुनिया में कपास उगाने का सबसे पुराना सबूत सिंधु घाटी से ही मिलता है। मतलब सूती कपड़े का इस्तेमाल शायद सबसे पहले यहीं शुरू हुआ। वाह! और जानवर? गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी तो थे ही, शायद हाथी और ऊंट भी पालते थे। और टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट्स? इसमें भी माहिर थे। चन्हूदड़ो जैसी जगहों पर मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। धातु का काम, खासकर कांसे की ढलाई, बहुत उन्नत थी। वो नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल? हाँ, मोहनजोदड़ो से मिली वो कांसे की मूर्ति इसी का बेहतरीन नमूना है। उसे लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था। लॉस्ट वैक्स, ये क्या होता है? इसमें पहले मोम का मॉडल बनाते हैं, फिर उस पर मिट्टी का लेप चढ़ाते हैं। सूखने पर उसे गर्म करते हैं तो मोम पिघलकर बह जाता है और मिट्टी के खोल में खाली जगह बन जाती है। फिर उसमें पिघला हुआ कांसा भर देते हैं। ठंडा होने पर मिट्टी का खोल तोड़ देते हैं और मूर्ति तैयार। अरे, ये तो काफी जटिल प्रोसेस है। हाँ, और ये तकनीक आज भी इस्तेमाल होती है। तो खेती, पशुपालन, क्राफ्ट्स, व्यापार, सब मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी थी। बिल्कुल, एक बहुत ही जटिल और समृद्ध अर्थव्यवस्था। और फिर वो रहस्य, उनकी लिपि, स्क्रिप्ट। इंसान और तरह तरह के निशान बने हैं। ये हमें उनकी मुहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, तांबे की पट्टिकाओं पर मिलती है। लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है ना? नहीं, आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, अगर ये पढ़ ली जाए तो कितने राज खुलेंगे। उनकी भाषा, उनका समाज, उनका शासन। समाज कैसा था उनका, कुछ अंदाजा है? शहरों की बनावट और घरों के आकार में बहुत ज्यादा फर्क न होना शायद थोड़ी बराबरी वाले समाज का संकेत देता है। मतलब सब एक जैसे थे? पूरी तरह नहीं, कुछ बड़े घर भी हैं और कुछ कब्रों में ज्यादा सामान मिला है, तो थोड़ी सामाजिक भिन्नता तो थी, पर शायद मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी गहरी ऊंच नीच नहीं थी। और राजा, कोई किंग था? महलों जैसे कोई बड़े भवन नहीं मिले हैं। तो लगता है वैसे राजा नहीं थे जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया में थे, पर कोई ना कोई शासक वर्ग या एडमिनिस्ट्रेटर्स का ग्रुप तो रहा होगा जो इतने बड़े शहरों को मैनेज करता था। और धर्म, पूजा पाठ? इसका अंदाजा हमें मूर्तियों और मोहरों से लगता है। मातृ देवी, मदर गॉडेस की पूजा शायद काफी होती थी, उनकी कई मूर्तियां मिली हैं। अच्छा। एक मशहूर मुहर है जिस पर योग मुद्रा में बैठे, सींगों वाला मुकुट पहने और जानवरों से घिरे एक देवता हैं। कुछ लोग इसे शिव का शुरुआती रूप, प्रोटो शिवा या पशुपति मानते हैं। पशुपति मोहर, हाँ सुना है। बैल और एक सींग वाला जानवर, यूनिकॉर्न जैसा, मोहरों पर सबसे ज्यादा मिलते हैं। शायद ये पवित्र माने जाते थे। कालीबंगन और लोथल जैसी जगहों पर हवन कुंड जैसी वेदिकाएं, फायर ऑल्टर्स मिली हैं। पर मंदिर नहीं मिले? नहीं,
मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह कोई बड़े भव्य मंदिर नहीं मिले हैं। ये भी एक दिलचस्प बात है। तो अर्थव्यवस्था मजबूत थी, दफनाने के तरीके भी थे। हाँ, आमतौर पर मृतकों को कब्रों में लिटाकर दफनाते थे, उत्तर दक्षिण दिशा में। साथ में बर्तन, कभी-कभी गहने भी रख देते थे। ऑफ कला, आर्ट। टेराकोटा यानी पकी मिट्टी की छोटी मूर्तियां बहुत मिली हैं, मातृ देवी की, खिलौना गाड़ियों की, जानवरों की, कांसे की नर्तकी तो है ही। मोहनजोदाड़ो से एक पुजारी जैसे दिखने वाले व्यक्ति का पत्थर का धड़ मिला है। प्रीस्ट किंग स्टैचू। हाँ, पर सबसे खास है उनकी मोहरें, सील्स, सेल खड़ी पत्थर की बनी छोटी छोटी मोहरें, जिन पर जानवर और वो ना पढ़ी जा सकी लिपि बड़ी खूबसूरती से उकेरी गई है। ये मोहरें शायद व्यापार या पहचान के लिए इस्तेमाल होती होंगी। हाँ, शायद ये कलाकृतियां उनके हुनर, उनकी सोच और शायद उनकी मान्यताओं की झलक देती हैं। लेकिन फिर इतनी महान सभ्यता खत्म कैसे हो गई? पतन, डिक्लाइन। हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसके पतन के लक्षण दिखने लगे। शहर धीरे धीरे उजड़ने लगे, व्यापार कम हो गया, शहरी जीवन की जगह फिर से ग्रामीण जीवन ने ले ली। क्यों हुआ ऐसा? कोई एक कारण था? कई कारण मिलकर जिम्मेदार रहे होंगे। कई सिद्धांत हैं इसके बारे में। जैसे? एक है जलवायु परिवर्तन, मॉनसून का पैटर्न बदलना, नदियां सूख जाना, जैसे सरस्वती नदी के सूखने की बात होती है, या रास्ता बदल लेना, या फिर भयंकर बाढ़ आना। पर्यावरण में बदलाव। हाँ। दूसरा, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट आना, जिससे शहरी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। एक पुराना सिद्धांत आर्यों के आक्रमण का भी था, पर अब ज्यादातर विद्वान इसे मुख्य कारण नहीं मानते। अच्छा। ज्यादा संभावना यही लगती है कि एक धीमी प्रक्रिया थी। पर्यावरण में बदलाव, आर्थिक गिरावट, शायद अंदरूनी सामाजिक राजनीतिक उथल-पुथल, इन सब ने मिलकर शहरी ढांचे को तोड़ दिया और लोग धीरे धीरे छोटे गांवों की तरफ लौट गए। रूरलाइजेशन हो गया। तो ये अचानक नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। हाँ, और शायद अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग समय पर और अलग-अलग कारणों से हुआ होगा। ये समझना जरूरी है कि सभ्यता पूरी तरह गायब नहीं हुई, बल्कि उसका रूप बदल गया। रूप बदल गया? मतलब? शहर भले ही वीरान हो गए, लेकिन सिंधु घाटी की कई तकनीकें, कला, वजन माप और शायद कुछ धार्मिक मान्यताएं और रीति रिवाज बाद की संस्कृतियों में, जिन्हें हम उत्तर हड़प्पा कहते हैं, किसी न किसी रूप में जिंदा रहे। और उन्होंने आने वाले युगों को, जिसमें वैदिक काल भी शामिल है, सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया, एक तरह से विरासत छोड़ी। तो आज हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया, प्रागैतिहासिक काल के धुंधलके से शुरू करके, हाँ, पत्थर के औजारों और गुफाओं से नौपाषाण और ताम्रपाषाण के शुरुआती किसान गांवों तक, और फिर सिंधु घाटी के शानदार और रहस्यमयी शहरों तक। ये यात्रा दिखाती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता का विकास कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि हजारों सालों में फैली एक सतत प्रक्रिया रही है। एक दौर अगले दौर के लिए जमीन तैयार करता गया। बिल्कुल, ये क्रमिक विकास और इन शुरुआती संस्कृतियों को आकार देने में तकनीक, समाज और पर्यावरण के बीच का जो गहरा रिश्ता है, उसे उजागर करता है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय में शहरीकरण, योजना और इंजीनियरिंग की एक अद्भुत मिसाल थी, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, खासकर वो लिपि। बिल्कुल। यह स्रोत सामग्री आगे हड़प्पा के बाद की संस्कृतियों और वैदिक युग पर भी बात करती है, जिन पे शायद हम भविष्य में कभी और बात करेंगे। हाँ, जरूर। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। जरूर। सिंधु घाटी सभ्यता की इतनी उन्नत शहरी योजना, सफाई व्यवस्था, मानकीकरण, ये सब तो था, लेकिन उनके समकालीन मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह विशाल राजकीय महल या भव्य मंदिर नहीं मिले। हाँ, ये बात हमने नोट की। तो ये उनकी सामाजिक प्राथमिकताओं या उनके शासन व्यवस्था के बारे में क्या बताता है? क्या उनका जोर राजा की शानो शौकत के बजाय सामुदायिक सुविधाओं और व्यवस्था पर ज्यादा था, या उनका नेतृत्व और समाज का ढांचा ही बिल्कुल अलग किस्म का था? सोचने वाली बात है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या थीं। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल। इस ऐतिहासिक पड़ताल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार तक नमस्कार और सीखते रहिए।